हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डीए एजुकेशन चैनल। और बायोलॉजी घटना चक्र की 10 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं और जिनमें हमने कंप्लीट बायोलॉजी का क्विक रिवीजन कर लिया है। और बस एक लास्ट वीडियो रह रही है मिसलेनियस क्वेश्चंस की, वो मैं आपको बीच में करा दूँगी, ठीक है। और आज के सेशन में मैंने घटना चक्र पॉलिटी शुरू कर दी है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्योंकि पॉलिटी से भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो और चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरओ एग्ज़ाम हो, काफ़ी क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले आपको पॉलिटी का रिवीजन करा दूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि ज्योग्राफी का करा लूँ, इसके बाद में बायोलॉजी के बाद में, लेकिन पहले पॉलिटी कर लेते हैं और उसके बाद में ज्योग्राफी कर लेंगे, ठीक है। और जनरल साइंस में बायोलॉजी मैंने सबसे पहले इसलिए कराई है क्योंकि साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उससे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन बाद में हम ये पोर्शन भी आपको कवर करा देंगे, सारी बुक्स का ही रिवीजन कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल पहले हमारी कोशिश यही है कि उस पोर्शन को हम सबसे पहले कवर कर लें जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में एक्ट पास किए गए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो किस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली एबोलिश कर दी थी ट्रेड पे। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके द्वारा क्या कर दिया था इन्होंने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ट्रेड से उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी थी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिप्राइव्ड द कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया, बट इट स्टिल एन्जॉयड इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड द ट्रेड इन टी। बस ट्रेड चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और टी का ट्रेड कर सकती थी, ठीक है। बस ये छोड़ दिए थे, बाकी पे क्या कर दिया था, एबोलिश कर दिए थे बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। किस एक्ट में ये पावर मिली थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल बजट पे डिस्कस कर सकती है। ये पावर किस एक्ट में दी गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंक्रीज्ड द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द काउंसिल वर गिवन द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट को डिस्कस कर सकती थी अभी, एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पहले ये पावर नहीं थी इसके पास में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो कौन से एक्ट में ये प्रोविज़न आया था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता वाज मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाम ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट से के रेफरेंस में है ये स्टेटमेंट, और ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो सही है, अभी पढ़ा है ऊपर। और लेमिंस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस लेमिंस्टर थे, ये थे एलिजा इम्पे। तो इसका आंसर है ओनली 1, केवल 1 राइट है, सेकेंड क्वेश्चन रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। फेडरल कोर्ट क्रिएट किया गया था इंडिया में कौन से एक्ट के द्वारा, तो ये था, इसमें इनमें से कोई सा भी एक्ट नहीं है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये भी नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये भी नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी नहीं है। तो ये कौन सा था, इसका आंसर है नन ऑफ द अबोव।
द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। ये जो 1935 में एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था फेडरल कोर्ट। 1 अक्टूबर 1937 सर मॉरिस वेयर वाज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस, हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1937, और एक्ट कौन सा था, 1935। नेक्स्ट है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। मैच करना है, एक्ट दिए हैं और ये देखना है कि कौन से एक्ट में क्या क्या काम हुआ था। ठीक है, तो आंसर है इसका, आंसर क्या है, बी आंसर है, और डिटेल में देख लेते हैं आंसर, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस्टेब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, इंडिया में वर्क करने की परमिशन दे दी थी इंग्लिश मिशनरीज को, चार्टर एक्ट 1813 ने। और चार्टर एक्ट 1833 अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नमेंट जनरल काउंसिल, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसमें एक लॉ मेंबर को अपॉइंटमेंट करने की परमिशन मिल गई थी। एक्ट के नाम ध्यान रखना है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि एक्ट बहुत सारे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, डायरकी जो प्रिंसिपल है वो क्या रेफर करता है, आंसर डी है इसका, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू टू कैटेगरी, जो प्रोविंस को सब्जेक्ट डेलीगेट किए गए थे तो उनको टू कैटेगरी में डिवीजन करना, इसका मतलब है डायरकी। डायरकी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डी आर्क विच मीन्स डबल रूल। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी refers to the division of legislation subject into central and provincial category. The provincial subject were further divided into reserved and transferred. जो लेजिस्लेशन सब्जेक्ट थे सेंट्रल के, मतलब जो लेजिस्लेशन सब्जेक्ट थे वे तो सेंट्रल में और प्रोविंस में बांट दिए थे, और फिर जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे वे किस में बांट दिए थे, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कैटेगरी थी, रिजर्व कैटेगरी और ट्रांसफर कैटेगरी। कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट सच एज पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर, ये गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए जाएंगे। ये जो सब्जेक्ट हैं जेल का वर्क हुआ, फाइनेंस हुआ, इरिगेशन हुआ, ये जो सब्जेक्ट है किसके अंडर में आएगी, गवर्नर की। एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सब्जेक्ट ऑफ लेजर इम्पोर्टेंट, जो कम इम्पोर्टेंट के सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बोलते हैं इनको, सच एज एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ETC वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए गए, और किसकी हेल्प से, ये मिनिस्टर्स की हेल्प से। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल, तो कौन सा एक्ट था जिसमें सेंट्रल लेवल में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर, क्या क्या थे इसके साइलेंट फीचर, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल इंस्टेड ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस के स्थान पे किसको, सेंट्रल लेवल में डायरकी सिस्टम आ गया था। एज इन्वेस्टिगेट एनविसेज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इंडिया जो गवर्नमेंट एक्ट था 1919 का, उसमें तो प्रोविंस में था ये डायरकी सिस्टम, लेकिन 1935 से किस में आ गया था, ये सेंटर में आ गया था। दोनों का ध्यान रखना है, 1919 जो था वो प्रोविंस को प्रोवाइड कर रहा था डायरकी सिस्टम, और जो 1935 है वो सेंटर को। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 proposed to set up all India Federation comprising of the British India province and princely states. Next, the supremacy of British Parliament remained intact under the Government of India Act 1935.
बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1937, ये भी ध्यान रखना है, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसने जो सेक्रेटरी की काउंसिल थी उसको एबोलिश कर दिया था, which was created in 1858. The Federal Court of India was established on 1 October 1937 और सर मॉरिस ग्वेयर was its first Chief Justice. The Central Federal Bank was established under this act, which was later known as RBI, Reserve Bank of India. सेंट्रल फेडरल बैंक भी 1935 एक्ट से ही इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको बाद में क्या कहा गया, RBI बैंक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड था ये, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट से का इंट्रोडक्शन दिया गया था 1909 के एक्ट में। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी and thus sowed the seed of separatism and eventually led to the partition of the country. Next, which of the following is या are the principal features of the Government of India Act 1919? इस एक्ट के फीचर्स बताने हैं क्या थे, तो इसका आंसर होगा 1 and 3। क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था इसने, और डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, ये इसके करेक्ट आंसर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द एक्ट एम्बोडाइड द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू एंड द वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। This act provided for the introduction of a dual form of government at provinces. Provinces में dual form आई थी government की, known as diarchy. The subject of administration were divided into two categories, reserve or transferred. As far as the question of a separate electoral system for Muslim is concerned, the provision had already been made by the Act of 1909. The Government of India Act 1919 continued this provision and also extended it for Sikh, European, Indian Christians and Anglo-Indians. 1909 के एक्ट में तो मुस्लिम को ही सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, लेकिन जो 1919 का एक्ट आया था इसमें इसे एक्सटेंड कर दिया गया था, किसमें, सिख में, यूरोपियंस में और इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सब में एक्सटेंड कर दिया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सा करेक्ट है। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वोमेन अबव द एज ऑफ 21, जो 21 से ऊपर की जो वोमेन थी, क्या उनके लिए इसमें वोटिंग राइट की रिकमेंडेशन की गई थी। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हैव वोमेन रिजर्व्ड सीट इन लेजिस्लेचर, और 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसमें वोमेन को लेजिस्लेचर में वोमेन के लिए सीट रिजर्व की गई थी। तो कौन सा करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। इन 1918 व्हेन ब्रिटेन granted limited suffrage to women property holders, the law did not apply to British citizens in other parts of the empire. Despite of All India Women's Deputation led by Sarojini Naidu to Edwin Samuel Montagu, then Secretary of State, India women's demand were ignored in the Montagu-Chelmsford reform. इग्नोर कर दी थी इनकी डिमांड, थ्रू they were not granted voting rights nor the right to stand in election. ना वोटिंग राइट था दिया गया था और ना ही इलेक्शन में खड़ी हो सकती थी। The Government of India Act 1919 allowed provincial council to determine if women could vote provided they met stringent property, income or educational level. Hence statement 1 is not correct. Statement 2 is correct, as the Government of India Act 1935 extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes, scheduled caste, women or laborers.
नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। सिविल सर्विस के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ 1 and 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। इस एक्ट के तहत जो इंडियन सिविल सर्विस का सेपरेट एग्जामिनेशन के लिए कहा गया, जो कि कहाँ होता, जो विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया, जो कहाँ था, इंडिया में होना था। और इन इंडिया सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वाज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियन। ये भी करेक्ट है। 1941 के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में परसेंटेज जो था वो इंडियंस का ज़्यादा था यूरोपियंस की कंपेयर में। बोथ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉलोइंग लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट्स ऑफ द सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट द कंसेप्ट ऑफ मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1854। For this purpose, Civil Service Commission was set up in London and competitive exam started in 1885. Government of India Act 1919 provided for a separate examination for Indian civil service के लिए, ठीक है, which was to be held in India first in Allahabad and later in Delhi। सबसे पहले इलाहाबाद में हुआ था ये और फिर दिल्ली में। In 1941 in Indian civil service the percentage of Indians was more as compared to the Europeans। Okay, next है which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी थी उसके प्रिंसिपल को किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है आंसर सी, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The principle of constitutional autocracy was introduced by the Government of India Act 1935. This act vested the executive authority of province in the governor and of the center in the Governor General on behalf of the Crown। प्रोविंस में तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो गवर्नर को दी गई थी और सेंटर में गवर्नर जनरल को दी गई थी। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कब इसको इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बनाया गया था पहली बार? कौन से एक्ट में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज मेड इंडियन लेजिस्लेटिव बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज सो कंसिस्ट ऑफ एन अपर हाउस नेम्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड ए लोअर हाउस नेम्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। टू हाउस में डिवाइड था ये। अपर हाउस को क्या कहा गया? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोअर हाउस को क्या कहा गया? लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट वाज कंपोज्ड ऑफ 60 मेंबर्स ऑफ whom maximum 20 members could be official in accordance with section 18 of the Government of Indian Act 1919. The lower house was called Central Legislative Assembly and under section 19 of this act it originally provided for 140 members with 100 elected and 40 nominated. It is noteworthy that under the rules made for the implementation of 1919 Act, provision was made for 60 members with 33 elected or 27 nominated in the Council of State, while the number of members of the Central Legislative Assembly was increased first to 143 or 102 elected or 41 nominated, and then to 145, 104 elected and 41 nominated. It is notable that one member in each house was elected from Berar out of nominated members due to member from Berar being nominated as the result of an election held in Berar. It has been included in the number of elected members in many mentions। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। तो ये था 1919 एक्ट। द पावर ऑफ प्रेजिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज ए रिलीक ऑफ, किससे मिली थी प्रेजिडेंट को ऑर्डिनेंस की पावर? किस एक्ट से मिली थी? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थ्रू इन ब्रिटिश इंडिया वायसराय वाज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल under the Indian Council Act 1861.
However, the president's power to promulgate ordinance is inspired by section 42 of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1861 में तो ये जो पावर थी ऑर्डिनेंस की वायसराय को दी गई थी और इस एक्ट के द्वारा ये प्रेसिडेंट को दी गई थी, किसके 1935 एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो ये था चार्टर एक्ट 1833। सेक्शन 87 वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ चार्टर एक्ट 1833। इट स्टेटेड दैट नो पर्सन ऑफ इंडिया और क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी प्लेस, पोस्ट और सर्विस सब्जेक्ट टू द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस of birth, descent or color or any of them. Subsequently, Section 87 of Act 1833 laid down the foundation for the participation of Indians in the administration during the political movement. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की पार्टिसिपेशन की फाउंडेशन किस एक्ट से हुई थी? 1833 के एक्ट से। The distribution of power between center and state as in Constitution of India is based on which of the following plans? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Separation of power was made by the Government of India Act 1935. It divided the legislative powers between central and provincial legislatures and replaced diarchy in province with diarchy at the center. The act also envisaged establishment of Federation of India, made up of both British India and some of princely states. However, this part was never implemented. Next है a federal system and diarchy at the center was introduced in India. कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था? द एक्ट ऑफ 1935 से। फेडरल सिस्टम इंडिया में और जो सेंटर में डायरकी सिस्टम आया था। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। In the federation established under the Act of 1935, residuary powers were given to the किसको दी गई थी residuary powers? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। Residuary powers were given to Governor General in the federation established under the Government of India Act 1935. In the federation established by the Government of India Act of 1935, residuary powers were given to the, तो किसको दी गई थी ये? गवर्नर जनरल को। अभी ऊपर पड़ा है ना, आंसर हो गया इसका बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडोप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो ये था ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। Provision for a written constitution for the country was not mentioned in the Government of India Act 1935. The demand of a constitution was accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940, in which the British government concurred that framing of new constitutions should be primarily the responsibility of Indians themselves. In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of British cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. तो क्या कहा गया था क्वेश्चन में? Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? तो इनमें से ये देखना था कि 1935 एक्ट के तहत कौन सा प्रोविज़न नहीं हो पाया था, मतलब बात ये है। तो इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट है वन अमोंगेस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये था रेजिडरी सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स।
ये क्या है, साइलेंट फीचर नहीं है। किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। बाकी हैं द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ये प्रोवाइड किया था इसने। और इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस जो थे उनको ऑटोनॉमी दी गई थी। इट एबोलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एट द सेंटर। प्रोविंशियल लेवल पे इसने डायरकी ख़त्म कर दी थी और सेंटर लेवल पे इंट्रोड्यूस कराई थी। तो बाकी तीनों राइट हैं और बी रॉन्ग है। रेजिडरी सब्जेक्ट्स वर नाइदर allocated to the central or nor provincial legislatures. Residuary powers were vested in the Viceroy, Governor General. Thus, B is not a silent feature of Government of India Act 1935. नेक्स्ट है, वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है 1935 का एक्ट? बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स है। The Government of India Act 1935 is an important source for the Constitution of India. Many provisions of Indian Constitution like federal government, diarchy at the center, distribution of power between center and states, and establishment of a federal court have been taken from it. पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में, फेडरल कोर्ट और फेडरल गवर्नमेंट, ये सब इसी एक्ट से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था बर्मा इंडिया से सेपरेट? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ ईयर 1937? तो इनमें से इसका आंसर नहीं बताया है, डिटेल में देखते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1936-37 एज mandated by the Government of India Act 1935. The election were held in 11 provinces में हुए थे, मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम, और NWEP FP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, यहाँ पे हुए थे। द कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड इन 8 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 इन द इलेक्शन ऑफ 1937। ठीक है, 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय क्रिप्स मिशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग का प्रपोजल आया था इसके थ्रू, इसके क्रिप्स मिशन के थ्रू। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया after the end of Second World War by an elected constituent assembly was made by the Cripps Mission 1942. The objective of Ilbert Bill in reference to colonial rule in India was, Ilbert Bill जो था, Ilbert Bill का क्या ऑब्जेक्टिव था? कॉलोनल, इंडिया में कॉलोनल रूल के रेफरेंस में। तो इसका आंसर होगा ए। क्या बताया है ए में? To bring Indians and European at equal status as far as the penal jurisdiction of courts was concerned. The Ilbert Bill was introduced in 1883 में इंट्रोड्यूस किया गया था for British India by Viceroy Ripon, who proposed an amendment of existing law in the country at the time of allow Indian judge and magistrates the jurisdiction to try British offenders in criminal cases at the district level, something which was not allowed at that time. इसमें अब इंडियन जज को और मजिस्ट्रेट को भी अलो कर दिया था कि वे भी जुरिडिक्शन कर सकते हैं ब्रिटिश ऑफेंडर्स के लिए क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, और कब किसने इंट्रोड्यूस कराया था? वायसराय रिपन ने। As per cabinet mission plan in constituent assembly to decide allotted members seat in each province, one representative was in ratio to which population? तो ये था 10 लाख। The cabinet mission arrived in India in 1946. The mission proposed a plan for the formation of a constituent assembly to frame a constitution for Indian Union. The representative of province were based on the population, रफली 1 रिप्रेजेंटेटिव ओवर 10 लाख पॉपुलेशन। 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा।
हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सनस वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, ये देखना है कौन सा इनमें से कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। तो ये थे विलियम वुड नहीं थे, बाकी स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, ये सब थे। द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन वर सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। विलियम वुड वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, विलियम वुड नहीं थे, बाकी थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर कैबिनेट मिशन 1946, इसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन 1946। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन 1946 में बनी थी इंटरिम गवर्नमेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। On 24 August 1946, interim government was announced on a condition that interim government would take charge latest by 2nd September 1946. Viceroy was the president of the Executive Council, while Jawaharlal Nehru was designated as vice president of the Executive Council. प्रेसिडेंट कौन थे? वाइसराय थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और वाइस प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। Who of the following was not the member of interim national government formed in August 1946 AD? तो कौन उसका मेंबर नहीं था इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बाकी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये सब उसके मेंबर थे। According to cabinet mission's declaration, an interim government was constituted on 2nd September 1946. डेट भी ध्यान रखनी है इसकी, डेट से भी क्वेश्चन आ जाता है इसका। फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी राजगोपालाचारी वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और जगजीवन राम वाज द मिनिस्टर फॉर लेबर। हाउएवर डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस इंटरिम गवर्नमेंट। नेक्स्ट है असर्सन दिया है और रीज़न देखना है। अकॉर्डिंग टू द वेवेल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। मतलब वेवेल प्लान के अकॉर्डिंग हिंदू और मुस्लिम जो मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वे इक्वल थे। वेवेल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और वेवेल ने ये सोचा था कि ऐसा करके इंडिया के पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो क्या है इसका आंसर? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ false. In October 1943, Lord Wavell, who had succeeded Lord Linlithgow as Viceroy, made an attempt to resolve the deadlock in India. He went to England for constitution in March 1945. There he thoroughly discussed with British government about Indian administration and made some proposal. ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसने वहाँ जाके बात करी और कुछ प्रपोजल बनाए। इन जून 1945 द प्रपोजल वर मेड पब्लिक बाय द नेम ऑफ वेवेल प्लान। कब आया था? 1945 में। ही प्रपोज्ड रिस्ट्रैक्टिंग ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड हैव बैलेंस्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू। All the portfolio except defense were to be held by Indian members, including Foreign Department. The Wavell Plan proposed an equal representation of Hindu and Muslim in the Executive Council. Apart from Viceroy and Commander-in-Chief in the Executive Council, all members were Indian. Thus, it is clear that Wavell Plan was intended to remove the deadlock on constitutional matters and political issues to promote the send governments for Indians, but never intended to unite the Hindu-Muslim to avoid partition of India. Thus the statement is true, but the reason is false. मतलब ये इक्वल वो तो देना चाह रहे थे प्रोपोर्शन उनको, लेकिन इसका पर्पज़ ये नहीं था कि पार्टीशन को रोक दें, ये इनका पर्पज़ नहीं था। Who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of Constitution of India? तो ये थी स्वराज पार्टी 1934. The Swaraj Party in its conference of Ranchi in May 1934 presented the policy of Constituent Assembly. It was to be composed of Indian representative
elected on the basis of adult suffrage. It was the first occasion when Indian demand for a constituent assembly. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका आंसर होगा सी, 3 और 4 राइट है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की से रिलेटेड स्टेटमेंट देखने थे और ये बताना था कि इनमें से कौन सा राइट है। तो 3 है, असेंबली वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी और असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमेटी। तो करेक्ट है दोनों। The legislative assembly of states were used as electoral college for the formation of constituent assembly. In this way, the constituent assembly was a result of the indirect election. Peoples of several parties were involved in it. Constituent assembly formed a number of committees to operate its working. ठीक है, मल्टीपल पार्टी थी इसके अंदर और बहुत सारी कमेटी के थ्रू ये वर्क करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन सा करेक्ट है देखना है, ये आंसर है इसका ए एंड डी। तो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, ये अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड नहीं थी, और इट वर्कड थ्रू सेवरल कमेटी, मतलब करेक्ट है ये। ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं, एक तो अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड नहीं थी और सेवरल कमेटी के थ्रू ये वर्क करती थी। The Constituent Assembly met for the first time in New Delhi on 9 December 1946. फर्स्ट बैठक हुई थी इसकी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल विच इज़ नाउ नोन एज सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। As to its composition, the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated. कुछ ये elected थी और कुछ nominated थी। ठीक है, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assembly who themselves were elected on a limited franchise. It was a multi-party body. The Congress, the Muslim League and some independent members also got representation. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. Out of these 8 were major committees and other were minor committees. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर है इसका सी आंसर है इसका, ये इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है। करेक्ट देख लेते हैं। इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कमेटीज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमोंग दैम बिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, भीमराव अंबेडकर। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ लाइक क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, पारसी वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली, ये भी करेक्ट है। और इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल पे बेस्ड था इलेक्टोरल प्रोसेस of the Act of 1935, which allowed for a restricted franchise based on tax, property and educational qualification. तो आंसर सी हो गया इसका। और डिटेल देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये नहीं था, इसके बेस पे नहीं हुए थे, ये हुए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेस पे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इनेबल्स ऑल सिटीजन्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन द गवर्नेंस ऑफ देयर स्टेट बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन मेंबर थे जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। तो ये थे इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। Each provinces and each Indian state or group of states were allotted the total number of seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to a million. As a result, 292 members were elected
through the provincial legislative assembly and 4 members were represented the chief commissioner province, while the Indian princely states were allotted a minimum of 93 seats. Next, with reference to Indian history, the member of the Constituent Assembly from the provinces were elected by the Provincial Legislative Assembly. इनके द्वारा इलेक्ट किए गए थे. As per the recommendation proposed by Cabinet Mission 1946, member of Constituent Assembly were elected by the member of Provincial Legislative Assembly. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर थे. ठीक है, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए गए थे. हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट किए गए थे ये तभी बताया. बाय प्रोविंशियल असेंबली. कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया ये भी पेपर में. हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी chaired the first meeting of the Constituent Assembly which was held on 9 December 1946. और Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as permanent chairman on 11 December 1946. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेम वाज प्रपोज्ड बाय JB कृपलानी. JB कृपलानी के द्वारा ये नाम प्रपोज किया गया था. हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसने चेयर करी थी ये? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने. द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे परमानेंट चेयरमैन. और टेम्परेरी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा. हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेजिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश की गई थी ये? 9 दिसंबर 1946 को. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इस्टेब्लिश्ड विद द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946. पहली मीटिंग हुई थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946. तो इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ था ये? 9 दिसंबर 1946 को. व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश्ड, कब इस्टेब्लिश हुई थी? दिसंबर 1946. व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को. फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली began on 9 December 1946 and ended on 23 December 1946. The session was attended by 207 members according to Rajya Sabha website. When did Indian Constituent Assembly meet for the first time? तो ये था 9 दिसंबर 1946. देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. The resolution of giving a Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on, जो रिजोल्यूशन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अडोप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947 को. ऑन 22 जनवरी 1947 ए रिजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का रिजोल्यूशन अडोप्ट किया गया था. वाज अनएनिमियसली अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946. समझिए, और नाम ध्यान रखना है किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था और कब प्रेजेंट किया गया था. डेट भी इम्पोर्टेंट है और नेम भी. हु प्रपोज्ड द प्रिम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू ने प्रिम्बल को प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने. द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड विद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946. The objective resolution was unanimously passed on 22 जनवरी 1947. प्रेजेंट तो कब कर दिया था? 13 दिसंबर 1946 को, और
पास कब हुआ था, पास होने की डेट भी ध्यान रखनी है, 22 जनवरी 1947, क्योंकि दोनों ही डेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेटर दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बीकेम द फाउंडेशन ऑफ प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था इसने ही कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल की को फाउंड कर दिया था, इसकी फाउंडेशन रख दी थी, प्रस्तावना बोलते हो जिसको तुम। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से के रिलेशन में देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हुआ 1, 2 एंड 3। रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, प्रिम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, प्रिम्बल्स में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एम्स थे। और पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टेड किसको किया गया था, इंडिया के लोगों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली लाइन ये है उसकी प्रिम्बल की, है ना। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल directly but by people's representative which include elected members of both house of parliament, elected member of the state legislative assembly of all states including union territories, rest other 3 options are correct, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होते प्रेसिडेंट के, बल्कि जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उनको मतलब उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, सॉरी। हाउ मैनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये थे 12 सेशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, कितना, 2 years 11 months 18 days। During this period, there were 11 sessions covering a total of 165 days. Apart from these 11 sessions, one more session was held on 24 January 1950, in which the members appended their signature. Okay, so option C is correct. तो कितने सेशन हो गए थे तब तक? 12 सेशन हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितना टाइम लिया था, 2 years 11 months और 18 days। और अभी ही पूछा गया है, ये 2022 के किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इजी लग रहा है देखने में, लेकिन जब सामने आता है ना काफ़ी टाइम बाद तो फिर भूल जाते हैं, इसलिए सो लिसन केयरफुल्ली। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैच करना है, इधर नाम दिए हैं और इनको मैच करना है कि किसको सबसे पहले क्या बनाया गया था, है ना। वाइस प्रेसिडेंट कौन थी और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन बने थे, तो इनको मैच करना है आपस में और इनका आंसर हम सीधा डिटेल में देखेंगे, है ना। आंसर तो इसका वैसे भी है और डिटेल में आंसर देखते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे H.C. मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, H.C. मुखर्जी। द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कौन थे, K.M. मुंशी। ड्राफ्टिंग कमेटी के केवल मतलब अकेले कांग्रेस मेंबर थे ये। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट, ये थे V.T. कृष्णमाचारी। और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट टेम्पोरल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रैंक एंथनी, ठीक है। पहले जो टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वे कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। हु वाज नॉमिनेटेड बाय द देन टेम्पोरल प्रेसिडेंट, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए थे। और 9 दिसंबर 1946 को H.C. मुखर्जी वाज द फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और परमानेंट कौन थे, H.C. मुखर्जी थे।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी विद अदर प्रोमिनेंट कमेटी। जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। द अदर कमेटी एंड देयर चेयरमैन वर। तो ये कमेटी दी है और इनके चेयरमैन कौन कौन थे। कमेटी ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीडर, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, जब राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, तो इसके प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दिस कमेटी हैज़ 2 सब कमिटीज़, फंडामेंटल राइट सब कमेटी JB कृपलानी और माइनॉरिटी सब कमेटी के थे HC मुखर्जी। तो इन सब कमेटी के ध्यान रखना है कौन चेयरमैन थे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीडर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी इसके राजेंद्र प्रसाद थे और स्टेट कमेटी के थे नेहरू। और ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट पे, माइनॉरिटीज़ ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज़। दिस कमेटी 2 सब कमेटी थी इसकी, एडवाइजरी कमेटी की एक फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके चेयरमैन थे JB कृपलानी। और माइनॉरिटी सब कमेटी इसके चेयरमैन थे HC मुखर्जी, ठीक है। तो ये थी आपकी पॉलिटी की क्लास आज, और इसमें हमने लगभग 63 क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिए हैं, और इस पार्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं अभी, वो मैं कल डिस्कस करूँगी, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।